नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फाइनल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर जिस पर होनी चाहिए आपकी नजर। राजनीति से लेकर कूटनीति तक, खेल के मैदान से लेकर युद्ध के मैदान तक, हर वो खबर जिसकी फाइनल रिपोर्ट आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं खबरों की फाइनल रिपोर्ट क्या कहती है। पीएम मोदी 2 दिनों के ओमान यात्रा पर थे। अब वो भारत वापसी कर रहे हैं, लेकिन ओमान यात्रा के दौरान पीएम को ओमान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। वहीं पीएम मोदी ने भारत ओमान के संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है। उन्हें सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया। इससे पहले दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और ओमान के बीच व्यापार समझौते पर साइन हुए। समझौते से भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी और ऑटो कंपोनेंट्स जैसे सेक्टर्स को सीधा फायदा होगा। इस पर नवंबर 2023 में बातचीत शुरू हुई थी। इससे पहले पीएम ने बताया कि भारत और ओमान के बीच होने वाला व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता यानी कि CEPA आने वाले कई दशकों तक दोनों देशों के रिश्तों की दिशा तय करेगा। उन्होंने इसे दोनों देशों के साझा भविष्य का खाका बताया। अब भारत और ओमान के बिजनेस हमारे ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप उस विरासत के वारिस हैं जिसका सदियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है। सभ्यता के आरंभ से ही हमारे पूर्वज एक दूसरे के साथ मैरीटाइम ट्रेड कर रहे थे। मस्कट में भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों की सराहना की। उन्होंने स्टार्टअप से भी अपील की कि वो भारत में निवेश करें और नए प्रयोग करें और भारत ओमान के साथ मिलकर आगे बढ़ें। अक्सर कहा जाता है कि समंदर के 2 किनारे बहुत दूर होते हैं, लेकिन मांडवी और मस्कत के बीच अरब सागर एक मजबूत ब्रिज बना है। एक ऐसा ब्रिज जिसने हमारे रिश्तों को मजबूत किया, कल्चर और इकोनॉमी को ताकत दी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समंदर की लहरें बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है। पीएम मोदी बुधवार शाम को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने औपचारिक बातचीत भी की। रात में सईद ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर भी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच जी राम जी बिल लोकसभा से पास हो गया। इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने खूब हंगामा किया, वेल पे पहुंच गए और कागज फाड़कर शिवराज सिंह चौहान पर उछाल दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया था और अब तक जितनी भी योजनाएं बने सब नेहरू और गांधी परिवार के नाम पर ही लॉन्च की गई कांग्रेस के शासनकाल में। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल यानी कि VBG राम जी पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी कर रहा था। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और कागज फाड़कर फेंकने लगे। हंगामे के बीच बिल ध्वनिमत से पारित हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो पहले नरेगा थी। बाद में 2009 में जब चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आ गए, तब बापू याद आए और तब उसमें बापू का नाम जोड़ा गया। हमारी बहन श्रीमती
प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी योजनाओं के नाम महात्मा गांधी के नाम पे आपने रखे। माननीय अध्यक्ष महोदय इनने नाम महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखे, इनने नाम केवल नेहरू परिवार के नाम पर रखने का पाप किया। आज पूरा देश ये जान ले कितनी योजनाओं का नाम इनने अपने खानदान को महिमा मंडित करने के लिए रखा। वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया और संसद में कागज उछाले हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने इस बिल के जरिए महात्मा गांधी का अपमान किया, साथ ही मनरेगा में दी गई रोजगार की गारंटी को पूरी तरीके से हटा दिया है। ये जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी पार्टियां, सब सहमत हैं इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। इससे पहले विपक्ष ने इस बिल के विरोध में संसद परिसर में मार्च निकाला। इसमें विपक्ष के 50 से ज्यादा सांसदों ने हिस्सा लिया और वीबी जी राम जी बिल वापस लेने के नारे लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। संसद में प्रियंका गांधी और नितिन गडकरी की मुलाकात भी चर्चा के केंद्र में है इन दिनों। इस दौरान गडकरी ने कहा कि कांग्रेस एमपी को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रियंका को चावल की डिश खिलाई। वायनाड की सड़क पर जब पेंच फंसा तो प्रियंका ने हंसते हुए कहा, केरल में हमारी सरकार आने पर हम खुद करा लेंगे। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. संसद के गलियारों में गुरुवार को सियासी तल्खी के बीच एक अलग ही नजारा देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखी। मुद्दा भले ही वायनाड की सड़कों का हो, लेकिन गडकरी के ऑफिस में माहौल हंसी ठिठोले और मेहमान नवाजी का बन गया। गडकरी ने न सिर्फ प्रियंका की बात सुनी बल्कि उन्हें चावल से बनी एक खास डिश खिलाई। दरअसल मुलाकात की कहानी लोकसभा के अंदर ही शुरू हो गई। प्रश्नकाल के दौरान प्रियंका गांधी ने शिकायत भरे लहजे में कहा कि वह जून से गडकरी से मिलने का समय मांग रही हैं। इस पर नितिन गडकरी ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, आप प्रश्नकाल के बाद कभी भी आ जाइए। इस जवाब ने सदन का माहौल हल्का कर दिया। And may I also request you to grant me an appointment? I've been asking since June to talk about my constituency, sir. मैडम, आज क्वेश्चन आवर के बाद आप आ जाइए, कभी भी आइए, मेरा दरवाजा हर समय खुला रहता है, अपॉइंटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं होती, आप कभी आइए। मीटिंग के दौरान एक पल ऐसा आया जब पूरा कमरा हंसी ठिठोलों से गूंज उठा। प्रियंका वायनाड ने एक स्पेसिफिक सड़क का मुद्दा उठाया। इस पर गडकरी ने तकनीकी पेच बताते हुए कहा कि NHAI के नहीं बल्कि राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है। गडकरी का इतना कहना था कि प्रियंका गांधी ने हंसते हुए तपाक से जवाब दिया, कोई बात नहीं, जब केरल में हमारी सरकार आएगी तो हम इसे करवा लेंगे। प्रियंका गांधी की इस हाजिर जवाबी और कॉन्फिडेंस पर खुद गडकरी भी मुस्कुरा गए। गडकरी के चेंबर में हुई एक मुलाकात काफी सकारात्मक रही। प्रियंका गांधी ने वायनाड में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर बात करी। गडकरी ने भी भरोसा दिया कि उनके मंत्रालय से जो भी संभव होगा वो जरूर किया जाएगा। इस दौरान गडकरी ने अपनी पारंपरिक मेहमान नवाजी निभाते हुए प्रियंका को चावल से बनी डिश ऑफर की। ये मुलाकात बताती है कि राजनीति में विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत सम्मान और संवाद की गुंजाइश हमेशा बनी रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते ग्राफ 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों की एंट्री को बैन कर दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली की सड़कों पर खासा कोहराम देखने को मिला। वहीं नॉन BS6 गाड़ियां दिल्ली बॉर्डर से ही यू टर्न लेने लग गई हैं। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप का चौथा फेज लागू किया गया। इसके तहत कई सख्त नियम भी लागू किए गए। दिल्ली में आज से सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को एंट्री मिल रही है। इससे कम मानक वाले दिल्ली के बाहर की गाड़ियों को शहर में आने नहीं दिया जाएगा। इस फैसले से दिल्ली में बाहर से रोजाना आने जाने वाली 12 लाख गाड़ियों पर असर पड़ेगा। बिना PUC के पेट्रोल एक्चुअली दे नहीं रहे हैं और PUC की वजह से रोड पे अभी गाड़ी हमारा भी देख रहे हैं, ट्रैफिक कम है। जो ट्रक वगैरह चलते थे वो कम है अभी। बढ़िया है, ये ठीक है, सब सही चल रहा है। मेरा तो पोल्यूशन था ही, रिन्यू करवा रहा हूँ मैं। सर देखो पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन जैसे अब मेरा 20 तारीख को खत्म था, मैंने 2 दिन पहले करा लिया। हालांकि पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी जरूरी है। बात करें दिल्ली से सटे नोएडा की तो यहाँ से करीब नोएडा से 4 लाख, गुरुग्राम से 2 लाख, गाजियाबाद से 5.5 लाख वाहन दिल्ली में आने से बैन कर दिए गए हैं। दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल नियम भी लागू हो गया है। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG नहीं दिया जाएगा। बिना PUC सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। कि मैं सुबह से चला हुआ हूँ। मैं गुड़गांव से शुरू किया था। मैं सुबह पहले गुड़गांव गया था बॉर्डर को देखने के लिए। मैं बॉर्डर के एंट्री पॉइंट से देखता हुआ आ रहा हूँ, बॉर्डर के पेट्रोल पंप पे देखता हुआ आ रहा हूँ। देखिए इसमें बदलाव तो आया है। जो आज मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी है, क्योंकि मैं जब गुड़गांव से आ रहा था तो पीक आवर्स में था, तो मैं देख रहा था कि एवरेज जो वहां पे रश लगता है, आज वहां पे ट्रैफिक स्मूथ थी, क्योंकि मुझे लगता है कि BS6 की जो गाड़ियों को रोक लगाई गई वहां बॉर्डर पे रोकी गई। और मैं आपको एक बताना, हरियाणा का आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा ट्रैफिक पुलिस ने गुड़गांव में और सोनीपत में खुद अपने लेवल पे ही पहले चेक पोस्ट लगाकर उन गाड़ियों को रोकने का काम कर रहे हैं। दिल्ली NCR के अंदर और बॉर्डर पर जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। PUC जांच में फेल होने पर गाड़ियों को बिना फ्यूल दिए पेट्रोल पंप से लौटाया जा रहा है। वहीं नॉन BS6 इंजन वाली गाड़ियां बॉर्डर से यू टर्न ले रही हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के पेट्रोल पंपों पर बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के डीजल या पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ पेट्रोल संघ के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया जी, मैं इनसे बात करूंगा। सर, आप भी, पूरी टीम आपकी एक्टिव है, किस तरह का आज माहौल है और किस तरह से पेट्रोल डीजल पर जो है आपने क्या गाइडलाइन दिया है लोगों को? देखिए, कल हमारी मीटिंग हुई है एनवायरनमेंट मिनिस्टर सिरसा जी से, और हम दिल्ली सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे पूरी तरीके से जितना पॉसिबल होगा। ANPR कैमरास भी हैं और फिजिकल हम PUC चेक्स भी कर रहे हैं। ह्यूमनली जितना पॉसिबल होगा करेंगे, लेकिन काफी गैप्स हैं। जैसा कि मैंने कल मीटिंग में भी कहा था कि ये केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, दिल्ली तो विक्टिम है। दिल्ली में बाहर से प्रदूषण जो है वो 65% है और जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो केवल 17% है। कल का ही ये डेटा है जो कि कहता है कि 65% दिल्ली का पोल्यूशन बाहरी राज्यों से है और केवल 16 से 17% दिल्ली का व्हीकुलर पोल्यूशन है। तो मैंने कल भी मीटिंग में यही कहा था कि ये केवल दिल्ली पे लागू नहीं होना चाहिए, पूरे NCR में लागू होना चाहिए, क्योंकि अगर पोल्यूशन से हमको लड़ना है तो केवल दिल्ली के कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं होती है पोल्यूशन की। दिल्ली के आसपास के राज्यों और NCR के जितने क्षेत्र हैं उनमें ये सारे नियम, जितने भी प्रदूषण से लड़ने के हैं, सारे नियमों को लागू करना चाहिए। सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए है सुरक्षा के तौर पर इन्होंने बताया कि पेट्रोल पंपों पर मार्शल की जो तैनाती की गई है, ये हम अगर ये कितने दिन मिलेगा हमें, हम किस तरह से काम करेंगे, ये इनके लिए चैलेंज है कि आगे आने वाले दिनों में मार्शल की तैनाती अगर रेगुलर होती है तो इनके लिए कहीं न कहीं राहत भरी बात है। अगर मार्शल की तैनाती रेगुलर नहीं होती है तो इन लोगों के लिए दिक्कत है, क्योंकि कर्मचारियों से लोग उलझेंगे, लोग वाद विवाद करेंगे, लड़ाई झगड़ा और मारपीट की नौबत भी पेट्रोल पंपों पर आ सकती है।
कैमरा पर्सन रविंदर के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक अलग ही विवाद में फंसे हुए हैं। महिला डॉक्टर का हिजाब खींचे जाने को लेकर सवालों के दायरे में फंसे हुए हैं। फेमस राइटर जावेद अख्तर ने अब उनसे बिना शर्त के माफी की मांग की है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ऐसा एक्सीडेंटली हुआ होगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के मुस्लिम डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला भी शांत भी नहीं हुआ। राइटर जावेद अख्तर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि जो भी मुझे थोड़ा बहुत जानता है उसे पता है कि मैं पर्दा प्रथा के कितने खिलाफ हूं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मैं नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर के साथ किए गए कृत्य को किसी भी तरह से स्वीकार कर लूं। उन्होंने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। वहीं एनडीए के नेता मामले पर नीतीश कुमार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने हिजाब हटाने को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कोई गलत काम नहीं किया। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा है तो क्या वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? उधर केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार का साथ दिया। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंटली ऐसा हुआ होगा। बेटी समझकर उन्होंने ऐसी चीज की होगी कि काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है। उनका इरादा खराब नहीं था, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को बिहार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे थे और इसी दौरान एक महिला हिजाब पहनकर आई तो नीतीश कुमार ने पूछा कि ये क्या है, उससे अपने हाथ से उन्होंने हटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने इस चुनाव को निष्पक्ष बताते हुए पिछली सरकारों पर धांधली का आरोप लगाया और कहा कि मान सरकार के कामकाज से पंजाब के लोग खुश हैं। पंजाब जिला परिषद और ब्लॉक समितियों के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बम्पर जीत मिली। वहीं दूसरे स्थान पर कांग्रेस और तीसरे स्थान पर शिरोमणि अकाली दल रही। इस जीत पर खुशी जताते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पंजाब की जनता का धन्यवाद दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया, पूरे पंजाब में ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक समितियों के और जिला परिषद के चुनाव हुए। अभी तक जितने नतीजे आए हैं वो ये दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक तरह से पूरे पंजाब की ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीप की है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत जबरदस्त वेव चल रही है आम आदमी पार्टी के पक्ष में। मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी ने, मान साहब ने जो काम किए हैं उससे एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है कि 180 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन से जीती गई हैं। टोटल सीटों में 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन की वोट से जीती गई हैं। इन 580 सीटों में से 261 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती हैं 100 से कम मार्जिन में, और 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। डेटा दिखाते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा 580 सीटें ऐसी हैं जो 100 से कम मार्जिन के वोट से जीती गई। इसमें से 261 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। 319 सीटें विपक्ष ने जीती हैं। अगर पिछली बार के चुनाव जैसे इस बार भी धक्काशाही होती, अगर हमने मशीन का दुरुपयोग किया होता तो विपक्ष ये 319 सीटें भी हमारे पास होती। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भी इस बम्पर जीत के बाद जनता और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। आप संयोजक केजरीवाल ने अंत में कहा कि इस बार मान सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद लोकल बॉडी इलेक्शन हुए हैं। ऐसे में यह एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई देता है। लोग मान सरकार के काम से बहुत खुश दिख रहे हैं, इसलिए शायद कांग्रेस से आपकी तुलना सही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के समालखा में नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, जहां स्किन से जुड़ी दवाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर नकली मेडिसिन सालों से तैयार की जा रही थी। फैक्ट्री पूरी तरीके से अवैध तरीके से चल रही थी और तस्वीरें देखने पर लग रहा है कि यहां किसी भी स्वास्थ्य से जुड़े मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। गाजियाबाद के बाद नकली दवाओं के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हरियाणा के समालखा में एक और बड़ी नकली दवा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री में स्किन से जुड़ी दवाओं के नाम पर बड़े पैमाने पर नकली मेडिसिन तैयार की जा रही थी। नकली दवाओं की इस फैक्ट्री का हाल किसी कूड़ेदान से कम नहीं है। इधर उधर बिखरा सामान और बड़े बड़े केमिकल्स हरे नीले ड्रमों के बीच वो दवाइयां बन रही थी जिन्हें आप हम धोखे में खरीद कर इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहां से पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में कच्चा माल और आधी बनी दवाएं बरामद की है। इस तरह की बरामदगी से साफ है कि यह एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी के दौरान फैक्ट्री के अंदर सैकड़ों नीले रंग के ड्रम बरामद किए जिनमें केमिकल पेस्ट भरा हुआ था। जांच में सामने आया कि उस पेस्ट से स्किन मेडिसिन बेटनोवेट सी की नकली दवा तैयार की जानी थी। ये दवा त्वचा रोगों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है। ऐसे में नकली दवाओं का बाजार में पहुंचना गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है। डीसीपी क्राइम आदित्य गौतम ने बताया कि नकली दवाओं का निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ करते हुए प्रमोद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। हमारी साइबर सेल की टीम को काफी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और एक इंफॉर्मेशन मिली थी हमें, एएसआई कंवरपाल हैं साइबर सेल में, उनको, और इस पे हमारी इंस्पेक्टर मंजीत की टीम ने एसीपी अनिल शर्मा की लीडरशिप में काफी प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए 3 व्यक्तियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, एक फैक्ट्री हम पहले ही बस्ट कर चुके थे जहां पर नकली दवाइयों का निर्माण हो रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने एक और व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसका नाम प्रमोद गुप्ता है। प्रमोद गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद हम उसकी फैक्ट्री तक पहुंचे जो बिजवासन एरिया में चल रही थी। रेंटेड प्रेमिसेस में इसकी फैक्ट्री चल रही थी और यहां पर अवैध तरीके से बेटनोवेट सी क्रीम का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री पूरी तरह से अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी। यहां ना तो किसी तरह की दवा निर्माण की अनुमति थी और न ही गुणवत्ता मानकों का प्लान किया जा रहा था। ये नकली दवाएं दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में सप्लाई की जानी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन काल की शुरुआत की है। इसकी वजह से घाटी के चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने कई जिलों में आतंक विरोधी अभियान ऑपरेशन काल शुरू किया है। इस अभियान के जरिए सुरक्षा बलों ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और आतंकियों के संभावित रूट और ठिकानों पर लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं तो पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वो बर्फ गिरने से पहले पहले आतंकवादियों को लॉन्चिंग पैड से भारतीय सीमा में घुसा सके ताकि वो यहां पर हिंसा फैला सके। लेकिन दूसरी तरफ हमारे जवान जो है लगातार सीमा पर मुस्तैद उन आतंकवादियों के काल के लिए खड़े हैं। वही इसी के चलते अब जम्मू संभाग में 2 ऑपरेशन बैक टू बैक चल रहे हैं। एक ऑपरेशन काल और दूसरा ऑपरेशन किया। इसके चलते दोनों इलाके, एक उधमपुर का रामनगर और दूसरा जो है सांबा का मानसर इलाका, इन इलाकों में कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और आतंकवादियों की धर पकड़ के लिए इनको मार गिराने के लिए इन ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उधमपुर जिले के मजालता इलाके में 15 दिसंबर की देर शाम शुरू हुई मुठभेड़ चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद और आतंकी संगठन से जुड़े 3 आतंकियों को घेर रखा है। इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी का एक जवान भी शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान का दायरा और बढ़ा दिया है। घाटी में सेना का बड़ा ऑपरेशन, जेएनके में आतंक विरोधी अभियान जारी, सेना का ऑपरेशन काल शुरू। जम्मू, उधमपुर, कुपवाड़ा में सर्च अभियान, आतंकियों के खिलाफ सेना का एक्शन तेज। जैश ए मोहम्मद से जुड़े लोगों पर पैनी नजर, आतंकियों की तलाश में जंगल में घेरेबंदी। उधमपुर से कश्मीर तक सेना का कड़ा प्रहार। मजालता के अलावा सांबा सेक्टर से सटे सभी इलाकों को खंगाला जा रहा है ताकि आतंकियों के किसी भी संभावित भागने के रास्ते को बंद किया जा सके। इसके साथ ही उधमपुर से जुड़े सीमावर्ती और जंगली क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है।
इस ऑपरेशन में सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज ही नहीं, आर्मी नहीं, उसके अलावा खोजी कुत्ते और ड्रोन की मदद ली जा रही है ताकि आतंकवादियों को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके और एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में शांति की स्थापना हो सके। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोल, इंडिया डेली लाइव के लिए जम्मू से। फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल लेते हैं। साथ ही आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए तमाम स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर लगातार और लाइव।